दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी चल कहीं दूर। शहरों की भी अपनी तबीयत होती है। समंदर से खारे, पहाड़ों से चुप, रेत के जैसे सूखे और बूंदों की तरह नम। ये मथुरा शहर मुझे मीठा लगा, प्रेम की माखन मिश्री के भोग सा मीठा। और यहाँ की गलियां जैसे प्रेमियों की उलझी बाहें। शाम से मैं ऐसी ही उलझी गली में भटक रहा था, 2 बैग खींचते हुए हाथ में पते की पर्ची थामे। रंगनाथ मंदिर के पास वाले मोहल्ले की कोई गली थी। थोड़ी देर बाद मैं एक मकान के सामने था, गुलाबी ऊंची दीवारों और बड़े दरवाजे वाले मकान पर। बैग टिकाकर मैंने सांकल खटखटाई। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला। घर ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई? उस पार शर्मा जी थे, फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेरी नई नौकरी के बॉस और मेरे नए ठिकाने के मकान मालिक। भीतर आते हुए मैंने कहा, नहीं सर, आसान था। दैट्स गुड, कहते हुए वो भीतर चले गए। आंगन की दीवार पर लटकी चाबी उठाई और किनारे से ऊपर को जाती सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। मैं भी साथ हो लिया। अच्छा था मेरा ये नया नीड। छोटा सा कमरा, अटैच्ड रसोई बाथरूम, सामने बड़ी सी छत और गमलों की कतार। सब देखकर मैं उतर ही रहा था कि सामने खड़ी लड़की को देखकर ठिठका। माथे पर झूलते बाल झटकते हुए मोटी कजरारी आंखों से वो मुझको घूर रही थी। कौन है पापा? ऊंची आवाज में उसने पूछा। शर्मा जी उतरते हुए बोले, अमर है, ऊपर वाला कमरा देखने। अमर, ये मेरी बेटी कृति। हेलो मिस्टर अमर, उसने बेबाकी से कहा। मुझसे 9-10 साल छोटी लड़की का यूं नाम लेना अजीब लगा। उसके लंबे रंगे नाखून देखते हुए मैंने पूछा, किस क्लास में पढ़ती हैं? क्लास? अगले साल कॉलेज में आ जाऊंगी मैं। वो इतरा कर बोली तो मुझको हंसी आ गई। वो मुझको देखने लगी, मेरे आड़े टेढ़े दांतों को। मैंने फौरन होंठ भींच लिए। नई नज़रों से घूरे जाना हमको अक्सर असहज बना देता है। 4 दिनों तक वो नई तो नहीं रही, फिर भी मौके बेमौके उसका यूं तकना मुझको असहज कर जाता था। 15 रोज बीत गए थे। अब तक रसोई नहीं जमाई थी मैंने। बीते वीकली ऑफ पर घर चला गया तो सारा काम इस छुट्टी के लिए टल गया। सुबह की चाय आंटी दे जाती और रात के खाने के लिए मैं वहीं चला जाता। इतवार की सुबह मैं कमरा ठीक कर रहा था। कृति चाय की ट्रे थामे दरवाजे पर खड़ी थी। आज वो चाय लाई थी। अरे मैं नीचे चला आता, कप उठाते हुए मैंने कहा और छत पर आ गया। कोई नहीं, वैसे भी मुझको अपना कोप भवन देखना था। वो पीछे आते हुए बोली, कोप भवन? मैं चौंका। हाँ, जिद मनवाने के लिए मैं खुद को यहाँ बंद कर लेती थी। पापा ने तो नाम रख दिया था, जूनियर कैकेई। आंखें मिचकाते हुए उसने बताया तो मैं हंस दिया। वो फिर तकने लगी। मैंने फिर होंठ भींचे। ट्रे के किनारे उंगली घुमाते हुए वो बोली, आपकी चढ़े दांत वाली स्माइल है ना, मुझे अच्छी लगती है। मैंने पूरा ध्यान चाय पे लगा दिया। मेरे हाथ से कप लेकर वो बेबाकी से बोली, और आप भी लगते हो अच्छे। कुछ बातें सीट पर भूले हुए रुमाल सी रखी रह जाती हैं। कृति का वो इजहार मेरी उंगलियों पर उसकी छुअन बंद कर रखा था। उसके नाजुक पोर जिनमें उम्र की सख्ती नहीं थी, उसकी आवाज जिसमें मासूमियत थी, अल्हड़पन था। तुम मुझसे बहुत छोटी हो कृति। कुछ वक्त बाद जब उसने वही बात दोहराई तो मैंने समझाया था उसे, और उसने पलटकर कहा, ना मैं छोटी हूं और ना आप उम्र दराज। और मन कब से उम्र के भेद मानने लगा? क्या समझाता उसे मैं, उस नादान फितूरी लड़की को। हाँ माना, लड़कपन में हम बिना सोचे किसी को भी पसंद करने लगते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सिलसिला आगे बढ़ाने लायक हो। उसका भी नहीं था। इसे रोकने के लिए मैंने ही उससे कतराना शुरू कर दिया। वो सारी वजहें ही खत्म कर दी जिनसे उससे सामना होता था। शाम को जाकर रसोई और हर छोटी बड़ी जरूरत का सामान ले आया। ऑफिस से लौटते वक्त नीचे रुककर आंटी या शर्मा जी से बातें करना भी बंद कर दिया। वो गलती से सामने दिखती तो नजरें फेर कर गुजर जाता। एक रोज ऑफिस से लौटा तो बाहर का दरवाजा बंद था। मैंने दस्तक दी। थोड़ी देर में दरवाजा खुला। कृति सामने खड़ी थी, दरवाजे के दोनों पल्लों पर हाथ और मेरे चेहरे पर नजरें चिपकाए हुए। जाने दोगी? मैंने नजरें चुराते हुए पूछा। हाँ, जाने तो नहीं दूंगी, लेकिन आने से कभी रोकूंगी नहीं, कहते हुए उसकी हल्की हंसी बिखर गई। उसका हाथ हटाकर मैं गुजरा तो वो दीवार से चिपक गई।
जैसे तेज हवा से सरसराता कोई पत्ता मुंडेर से चिपक गया हो। जब झोंका गुजर जाएगा वो भी छूट जाएगा। मैं तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ने लगा कि उसने पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, अमर, स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर। कहते हुए मैं पलटा। मेरे होठों पर रखी उंगली देखकर वो टी शर्ट का कॉलर उठाते हुए बोली, डोंट वरी, इतनी समझदार हूं मैं। माँ पापा घर पे नहीं है। समझदार हो तुम तो समझती क्यों नहीं कि ये कभी भी नहीं हो सकता। अगर ज्यादा जिद की तो मैं चला जाऊंगा ऐसे। मैं उसे धमका कर चला आया। पलटकर देखा भी नहीं कि वो खड़ी रही या चली गई भीतर किसी अंधेरे कमरे में। उस रोज के बाद कोई 1.5 महीने हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता शर्मा जी से उसके एग्जाम, उसके ट्यूशन की बातें सुनता रहता था। आंगन में उसके नाम की पुकार सुनता, कभी कभार उसकी आवाज में जवाब भी सुनाई पड़ जाता। एक शाम मैं रसोई में काम कर रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शर्मा जी थे। अरे आइए सर। हाथ पहुंचते हुए मैं बाहर आया। अमर, तुम कृति को केमिस्ट्री पढ़ा दोगे क्या? प्रॉब्लम तो नहीं? उन्होंने पूछा। मैंने दरवाजे से झांकती एक जोड़ी कृति की आंखों को देखते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी हिचक उनको महसूस नहीं हुई। निश्चिंत होकर वो चले गए। कृति वहीं से झांकते हुए बोली, थैंक यू एंड डोंट वरी, मैं परेशान नहीं करूंगी। उसका वादा मुझे उतना ही कच्चा लगा जितनी कच्ची उसकी उम्र, जितना कच्चा उस उम्र का प्यार। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। एतबार नहीं था मुझे कृति के वादे पर, लेकिन करना पड़ा। अगर उस पर यकीन नहीं करता तो उसको पढ़ाना बेहद मुश्किल होता। फॉर्मूला समझाते वक्त उसकी ओर देखकर समझ आया कि नहीं, और उसकी सधी आवाज में हाँ आ गया समझ सुनना इसी पढ़ाई का हिस्सा था। रोज शाम की तरह आज भी कृति ठीक 6:30 बजे छत पे आ गई। किताबों का पिरामिड स्कूल पर टिकाते हुए वो बैठी और एक किताब उठाकर पन्ने पलटने लगी। मैं उसके बालों से दुबकी आंखें देख रहा था। तभी सीढ़ियों पर आहट सुनाई दी। मैं सीधा बैठ गया। शर्मा जी थे। अमर, तुम्हारी स्टूडेंट सिंसियर है या शरारती? उन्होंने कृति का सर सहलाते हुए पूछा तो मैंने नजर भर उसको देखा और कहा, सिंसियर रहने का वादा ले लिया सर। वो वहीं मेरे बगल में कुर्सी डालकर बैठ गए। बोले, थैंक यू अमर पढ़ाने के लिए। एक्चुअली मुझको कोचिंग और प्राइवेट ट्यूटर पर भरोसा नहीं है, इसीलिए तुमको जहमत दी। 1-2 लोगों से बोला है फीमेल ट्यूटर के लिए, लेट्स सी। कहकर वो चले गए और मैं चुप गुम बैठा किताबों के पन्ने पलटता रहा। अजीब सा लगा ये सोचना कि कभी कोई रोज ऐसा भी आ सकता है जब कृति यहाँ छत पर मेरे साथ नहीं, नीचे किसी टीचर के साथ पढ़ाई कर रही होगी। उसकी आवाज में सुने सुनाए जुमले तैर तैर कर ऊपर आ रहे होंगे। ये सब क्यों महसूस हो रहा था मुझे? मेरी जिंदगी में ये शाम की पढ़ाई के 55 मिनट अहम बन गए थे, या फिर कृति? नहीं, वो नहीं हो सकती। लेकिन अगर हो गई तो? जैसे ही ये ख्याल आया मैंने छिटक कर दूर कर दिया उसे। उस रोज से सिर्फ मैं ही नहीं परेशान था, कृति के चेहरे पर भी ये परेशानी दिखी। वो कभी पढ़ती तो कभी छत पर हवा के साथ डोलते तिनके के पीछे डोलती। कृति पढ़ाई करो। मैं खुद को रोकते हुए उसको टोकता तो वो कहकर कॉपी पर आड़ी टेढ़ी लकीरें खींचने लगती। एक रोज मैंने उसका हाथ रोकते हुए कहा, कृति व्हाई आर यू डूइंग दिस? उसकी निगाहें उठी। मुझे उनमें गुलाबी लकीर के साथ वही पुरानी बात दिखी। मैंने फौरन हाथ छोड़ दिया। कुछ एहसास यूं ही खत्म नहीं होते, बढ़ते रहते हैं पेड़ों पर फैलती अमर बेल की तरह, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे। मुझे कभी कभी कृति पेड़ सी नजर आती। वक्त गुजर रहा था, किताब के पन्ने खत्म हो रहे थे। उस शाम को किताबें समेटते हुए वो बोली, आखिरी चैप्टर और बचा है। आखिरी? मैं बुदबुदाया। वो चली गई और मैं वहीं बैठा सामने वाली कुर्सी देखता रहा। जरा देर बाद उठा और उसकी कुर्सी पर बैठ गया। उसके हैंडल पर उंगलियां फिराने लगा। तभी उंगली में कुछ चुभा। ये नर्म एहसास, ये क्या हो रहा था मुझको?
कृति की तरह मैं? उसका नाम सोचा तो लगा वो अमर बेल बन के मुझ पे फैल गई हो। मैं दूसरा पेड़ बन गया हूं। अमर? अपना नाम सुनकर मैं पलटा। पीछे वो खड़ी थी, कानों के पीछे बाल खोंचते हुए बोली, मेरी सहेली कहती है कि ये रोकने से और बढ़ता है। क्या? मैंने पूछा। वही प्यार, कहकर उसने मेरी उंगली थाम ली। मुझ पर जो हावी हो रहा था ये क्या था? कृति की परछाई या प्रेम की देह? कितने रोज कमरे की मध्यम रोशनी में बाजुओं पर उंगली फिराकर मैं देखता कि क्या वाकई में फैल रहा था ये प्यार, उम्र के सारे अंतरों को पार करता हुआ। कृति की किताब का आखिरी पाठ खत्म हो चुका था, लेकिन वो अब भी ऊपर आती। मुझे इंतजार भी रहता। हमारे बीच बातें होती जिनको मैं उसके जाने के बाद सोचता। वो कुछ कहती, मैं भी बोलता, सिवाय उन तिलस्मी शब्दों के। वक्त गुजर रहा था। उसके एग्जाम हुए, वो पास हुई और कॉलेज में दाखिला भी ले लिया। एक सुबह मैं गमलों में पानी डालते हुए नीचे से आती आवाजें सुन रहा था। वो चिल्लाकर पूछती, माँ वो चूड़ियां कहाँ हैं? साड़ी की पिन नहीं मिल रही है। फ्रेशर पार्टी में लेट हो जाऊंगी माँ। मैं जरा सा झांक लेता कि उसको साड़ी में देख सकूं। थोड़ी देर बाद वही छत पर आ गई। लाल साड़ी संभालती, कलाई भर चूड़ियों को खनकाती कुछ ढूंढने लगी। क्या ढूंढ रही हो? मैंने पूछा। एक पिन छूट गई थी कल, वो ढूंढते हुए बोली। उसे देखते हुए मैंने कहा, अच्छी लग रही हो। वो नीचे जाने लगी तो मैंने फिर पूछा, मिल गई पिन? सुनो, अरे सुनो तो सही। मैंने शरारत से पुकारा तो वो नीचे दौड़ गई। मैं जानता था कि कोई पिन विन ढूंढने नहीं आई थी वो। प्यार बहुत बड़ी चीजें नहीं मांगता। छोटी सी तारीफ, हल्की सी छुअन काफी है। हमारे लिए भी थी। बाजार के बहाने गलियों में टहलते हुए हम उंगलियां थाम लेते। किसी सहेली के घर जाने की आड़ लेकर यमुना किनारे बैठे डूबता सूरज निहारते। कॉलेज वापसी की किसी ढलती शाम में उसका काजल चूम लेता मैं। रेखाओं के परे जाना अब गलत नहीं लगता था। प्यार में कुछ भी गलत नहीं लगता, कम से कम उन दो लोगों को जो उसमें पगे होते हैं। एक रोज हम भांडीर वन में थे। मंदिर की घंटियों की आवाजें आ रही थीं। बीच बीच में मोर का म्याऊं गूंज उठता। कृति ने बताया था कि यहाँ कृष्ण राधा का माया विवाह हुआ था, 4 वट वृक्षों का मंडप बनाकर। उन पेड़ों पर लिपटे लाल कलावे की गूंथ में अटकी नजरें हटाकर कृति ने पूछा, राधा और कृष्ण एक क्यों नहीं हो पाए? शायद वो शुरू से एक ही थे इसलिए। मैंने कहा, और हम क्या हैं, एक या 2? उसने पूछा। मैं चुप रहा। हम न एक थे न 2, हम 1.5 थे। ऐसी गिनती जिसे गणित का कोई भी सूत्र एक नहीं कर सकता था और न ही कोई भराव हमारे अंतर को भर सकता था। अंधेरा ढलने लगा। हम लौटने लगे। रोज की तरह कृति घर में पहले गई और 15-20 मिनट बाद मैं भी पहुंच गया। वो आंगन में खड़ी थी। आंटी उसकी हथेलियां चूम रही थीं। मुझे देखते ही शर्मा जी मेरे पास आ गए। बोले, कृति के लिए रिश्ता आया है, विदेश में नौकरी में है, लोग भी जाने पहचाने हैं। तुम तो घर के हो, बताओ हाँ कर दूं क्या? उनके शब्द किसी पंजे की तरह मेरे बाजुओं को पकड़कर मुझे खींचकर लगातार दूर कर रहे थे, कृति से दूर। दूर होने से ज्यादा तकलीफ देह जानते हैं क्या है? दूर होने का डर। अभी कृति के रिश्ते के लिए सिर्फ हाँ की गई थी। 2 साल बाद शादी करने की बात तय हुई थी। अंगूठी पहनाना भी अभी बाकी था, लेकिन मुझे यूं लगा जैसे वो आज से ही पराई हो गई हो। शाम को मैं दीवार से टेक लगाए खड़ा था। वो पौधे से सूखी पत्तियां तोड़कर हटा रही थी। उन्हें कूड़े में डालते हुए बोली, हम ना फिल्मी स्टाइल से शादी कर लेते हैं, भागकर, क्योंकि घर वालों को बताने का कोई फायदा नहीं है। वो लोग मानेंगे नहीं। इतना आसान है क्या भागना? मेरे कहने पर वो बोली, कोई और रास्ता हो तो बताओ। हाँ, नहीं था कोई रास्ता, और सही कह रही थी वो कि घर वालों को बताने का कोई फायदा नहीं था। उम्र के अंतर को नजरअंदाज नहीं करते वो, और उसके लिए आने वाला रिश्ता भी तो मुझसे कहीं बेहतर था। तो कुछ सूझा? उसने टोका। मैंने गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, कृति बहुत मुश्किलें आएंगी, कैसे कर पाऊंगा मैं? हम कर लेंगे, मैं कर लूंगी। अमर, मुझे लव स्टोरी के ट्रैजिक एंड बिल्कुल पसंद नहीं।
आई वॉन्ट अ हैप्पी एंडिंग। कहते हुए वो मेरे सीने से लग गई। दिल सुकून से धड़कने लगा। कभी कभी सोचता हूं कि अगर मैं कृति को किसी और के साथ विदा कर दूं तो क्या होगा। कुछ भी तो नहीं, जिंदगी ऐसे ही चलेगी। सांस, नब्ज, नींद, जागना सब ठीक ही रहेगा। हाँ, बस जो तरावट होती है ना, खुश्क सांसों को तर करने वाला एहसास, वो नहीं होगा। कृति की नादानियां नहीं होंगी, मेरा उसके साथ थोड़ा जवान हो जाना नहीं होगा, प्यार की खुशियां नहीं होंगी। गुजरते दिनों के साथ कृति तैयारियां कर रही थी। अपने सर्टिफिकेट, कपड़े मेरे पास पहुंचा गई। हर चौथे रोज दोस्त के यहाँ ग्रुप स्टडी, नाइट स्टे के लिए जाना शुरू कर दिया, ताकि उस रोज भी कहकर निकलना आसान रहे। एक तारीख तय करके ट्रेन की टिकट भी बुक करवा ली। तय की हुई तारीख आ चुकी थी। उस रात मैं कमरे में बैठा अपना बैग लगा रहा था। शर्मा जी नीचे आंगन से मुझको पुकार रहे थे। मैंने सुना लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अमर, बिजी हो क्या? इस दफा आवाज दरवाजे पर थी। जी सर, कहिए, मैंने आखिरी शर्ट बैग में रखते हुए कहा। वो मेरा बैग देखते हुए बोले, कहीं जा रहे हो क्या? मैंने चेन लगाते हुए कहा, एक दोस्त के यहाँ फंक्शन है, उसी में। छुट्टी अप्रूव करवाई तो थी आपसे? ओह हाँ, वो बोले। कृति को भी एक दोस्त के यहाँ जाना है ग्रुप स्टडी के लिए, तुम उसको ड्रॉप कर दोगे? मैंने प्लम्बर को काम के लिए बुलाया, इसलिए मैं नहीं जा सकता। हाँ, मैं स्टेशन जा रहा हूँ, छोड़ता हुआ चला जाऊँगा, मैंने कहा तो वो निश्चिंत हो गए। थोड़ी देर बाद मैं भी बैग उठाए नीचे चला आया। कृति आंगन में ही खड़ी थी। चले? मैंने पूछा तो वो माँ पापा को बाय कहते हुए चली आई। सुबह मिलते हैं माँ, उसने ये भी कहा, हर बार की तरह। सुबह कहाँ मिलने वाली थी वो तो जा रही थी मेरे साथ, घर की दहलीज पार करते हुए, पुरानी गलियां लांघते हुए, एक नई जिंदगी के नए सफर पर। आधी रात की चांदनी स्टेशन की छाजन से उतरकर पटरियों पर बिखर रही थी। प्लेटफॉर्म के बाईं ओर किताबों की एक स्टॉल खाली थी। दूर कहीं पानी के 3 नल लगे थे। भीड़ पार करके प्लेटफॉर्म की आखिरी सीट पर हम बैठे थे। वो मेरी बाजू पर उंगलियां फिरा रही थी, कुछ लिख रही थी, शायद मेरा नाम या फिर अपना, या कोई प्यार मोहब्बत जैसा शब्द। क्या लिख रही हो? मैंने पूछा तो वो बोली, कृति अमर शर्मा। मैं शादी के बाद पापा का ही टाइटल लगाऊंगी, मैं बदलने को कहूँगा भी नहीं। मैंने उसका माथा चूम लिया। वो बोली, वैसे पापा तुमको पसंद तो करते थे, देखा नहीं कैसे तुम पे आंख मूंद के यकीन करते हैं। उसकी बात मुझे पीठ पर धप्पे की तरह लगी। यकीन, उसका कहा यह शब्द सीने में धंस गया। ये क्या कर रहा था मैं? उनके भरोसे को तोड़ रहा था, और कृति भी मेरी वजह से वही कर रही थी। हथेलियों से आंखें रगड़ते हुए मैंने कहा, हम भाग कर गलती कर रहे हैं कृति। ये क्या कह रहे हो? कहते हुए उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में भर लिया। प्यार में जो होते वो गलत नहीं करते, भगाते नहीं तो वो लोग मेरी शादी कर देते अमर। वो अपने डर कह रही थी लेकिन मैंने उसको नहीं सुना। मुझे सुनाई दे रही थी वो बातें जो शर्मा जी ने मुझसे कही थी, वो भरोसा जो कृति को पढ़ाने के लिए जताया था, अपने घर में रहने के लिए जगह दी थी, और आज भी तो साल भर बाद लौट आएंगे, माफी मांग लेंगे, पापा माफ कर देंगे, ट्रस्ट मी। कृति ने मेरा ध्यान खींचा। डू यू ट्रस्ट मी? मेरा कहा मानोगी? पूछते हुए मैंने अपनी हथेली उसकी ओर बढ़ा दी। वापस चलते हैं, उनको बताएंगे, मनाएंगे। इस तरह धोखा देना ठीक नहीं लग रहा। जो खुशी महसूस होनी चाहिए वो नहीं हो रही। एक किरच चुभ रही है कि उनका भरोसा कैसे तोड़ूं। वो मेरी आंखों में देखती रही। उसकी आंखों में भी तमाम सवाल थे। उनमें से एक उसने पूछा, और वो ना माने तो मैं खुद तुमको लेके जाऊंगा भगा कर, लेकिन एक दफा उनसे पूछना जरूरी है कृति, मैंने यकीन से कहा। उसने अपनी उंगलियां मेरी हथेली पर रख दी। ट्रेन का अनाउंसमेंट होने लगा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगने लगी। सवारियां दौड़ रही थीं। कृति बैग मेरी ओर बढ़ाकर बोली, घर चलते हैं, इससे पहले पापा मुझको लेने पहुंचे। दिन हौले हौले उग रहा था। अलसाई गलियां पार करते हुए हम वापस उसी दहलीज के सामने थे जिसे लांघा था हमने। कृति को छोड़कर मैं साथ वाले घर की ओट में दुबक गया। उसने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर में दरवाजा खुला। अरे मैं लेने आ ही रहा था। शर्मा जी थे। मैं खुद ही लौट आई पापा। उसकी आवाज सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। वाह, मेरी बच्ची तो समझदार हो गई।
कहते हुए उन्होंने उसका माथा चूमा। ये प्यार भरा बोसा कृति के इर्द गिर्द झूलता रहा, उस ताबीज की तरह जो बचपन में चंदा सूरज बनकर गले में लटकता था, जो पीर का बाजूबंद बनकर बाह पर कसता था। वो लौट गई, दरवाजा बंद हो गया। मैंने घड़ी देखी, 20 मिनट बाद मुझे भी दरवाजा खटखटाना था, लौटना था इसी घर में वापस। बस इतनी सी थी ये कहानी। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और एक घंटी का जो निशान दिख रहा है ना, उस पर जरूर क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी सुनाऊं आप तक ईमेल में तुरंत पहुंच जाए।